नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना आओ सीखे शब्दों के अर्थ में अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दोहा और सोठा के विषय में मैंने बताया था, तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए टॉपिक लेके आती हूँ विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है। तो आज का हमारा मुख्य विषय है विराम चिन्ह। तो आइए सीखते हैं पूर्ण विराम, अर्थ विराम और अल्प विराम में क्या क्या अंतर है और ये कब प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ण विराम की। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना होगा कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं। विराम चिन्ह क्या है? देखिए, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहरना या रुकना। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वक्ता है जो बोलने वाला है, वह अपने भावों को जब व्यक्त करता है, तो व्यक्त करते समय जब वो बोलता है तो उसको बीच में से वो सांस लेता है ना, उसी तरीके से रुकता है। तो इसी तरीके से हम भी जो अपनी बातों को व्यक्त कर रहे होते हैं तो रुकते हैं, तो वो उसी के लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए विराम चिन्ह जरूरी है हिंदी विषय में, मतलब हिंदी में। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहला हमारा जो है विराम चिन्ह में पूर्ण विराम, जो कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हर जगह बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि पूर्ण विराम कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये आपको जानने की जरूरत है। वस्तुओं को सजीव वर्णन करते समय, जैसे कभी कभी क्या होता है कि पूर्ण विराम, जैसे राम घर जाता है, ये आपको दोस्तों पता ही होगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया। एक सेंटेंस खत्म होता है, मैं घर जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तो उसमें हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन वस्तु को सजीव वर्णन करते समय भी हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया कजरारे नेत्र, इधर पूर्ण विराम। ठीक है। तो यानी यहाँ पे सजीव का वर्णन हो रहा है, नेत्र तो हमारे सजीव है ना, तो उसको सजीव का वर्णन करते समय भी हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। तो पूर्ण विराम हमारा ये हो गया। और अब हम आते हैं अर्थ विराम में। पूर्ण विराम का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से विराम हो जाना, रुक जाना, ठहराव के लिए हम यूज करते हैं पूर्ण विराम। अर्थ विराम का मतलब होता है, इसका चिन्ह ये होता है ऐसे करके, ऐसे। अर्थ विराम मतलब होता है कि कुछ समय के लिए रुकना, जिसको हम अर्थ विराम कहते हैं। ये संयुक्त वाक्यों में, मिश्रित वाक्यों में और उपाधियों के लिए यूज किया जाता है। सॉरी, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, मतलब प्रयोग किया जाता है उपाधियों के लिए भी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा MA ऐसे करके, हमने फिर ऐसे कर दिया। ठीक है। MA हो गया, यानी कोई डिग्री हो, कोई भी उपाधि हो, तो उसके लिए भी हम लोग हमेशा अर्थ विराम का ही प्रयोग करते हैं। और जैसे कि अगर एक वाक्य में बताऊं कि जब मैं आपके पास आऊंगा, या जब मैं आऊंगा, ठीक है, जब मैं आऊंगा, देन उसके बाद आप ये वाला जो है अर्थ विराम का चिन्ह लगाएंगे। जब मैं आऊंगा, तब मैं अपेक्षा करूंगा, तब मैं अपेक्षा करूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा हो गया अर्थ विराम का प्रयोग करना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और उपाधियों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है कि उससे भी कम समय के लिए ठहरना। यहाँ पे तो क्या पूरी तरीके से ठहरना, यहाँ पे कुछ समय के लिए ठहरना, लेकिन उससे भी कम समय के लिए ठहरना, ये हमारा हो गया अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह होता है ऐसे, यानी इंग्लिश में उनको कॉमा भी बोलते हैं। ठीक है। तो अल्प विराम का मतलब हो गया कि कुछ समय के लिए नहीं, ज्यादा समय के लिए, कुछ समय के लिए रुकना, कुछ समय के लिए रुकना। तो अल्प विराम में हमने जैसे मान लीजिए कह दिया रोहन सोहन और कविता खेलने गए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया रोहन, फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, रोहन सोहन और कविता खेलने गए। लास्ट में तो आप अंतिम में विराम भी लगाएंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोहन सोहन को अदा करने के लिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। और जैसे मैंने अगर बोला कि मैंने दुकान से पेंसिल, रबड़ और किताबें खरीदी। ठीक है। तो पेंसिल और रबड़ के बीच आप किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का, ना कि आप प्रयोग करेंगे अर्थ विराम का। ठीक है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपके लिए 2 शब्द लेके आई हूँ। पहला शब्द है मेरा अनुनय। अनुनय मतलब होता है किसी बात को सहमत करने के लिए की जाने वाली प्रार्थना, और विनय का मतलब होता है पूर्वक निवेदन करना किसी से, यानी अनुशासन। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को आज आप नोट डाउन कर लीजिए, अनुनय और विनय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो उससे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नमस्कार करती हूँ।